बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बीएसपी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी के बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से भाजपा सत्ता में आसीन है। इन लोगों ने पिछले 10 सालों में हमें सिर्फ अपने विज्ञापनों से अपनी कमियों को छुपाने का काम किया है। साथियों, उन्होंने विज्ञापन दिया विकसित उत्तर प्रदेश का, उन्होंने विज्ञापन दिया एक शिक्षित उत्तर प्रदेश का, उन्होंने विज्ञापन दिया एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश का। मैं बीजेपी की सरकार की कमियां गिनवाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की समस्याएं इस मंच से आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़, साथियों 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई हैं। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको समझना होगा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहाँ आपके टैक्स के पैसों से अपनी कमियां छुपाने का काम किया है और कुछ करोड़ रुपए नहीं, 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उनके पास पैसे हैं, पर झांसी के सरकारी अस्पताल में जो 10 से ज्यादा बच्चे जल के मौत की घाट उतर गए, उनके लिए इनके पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं। 7,000 करोड़ अपनी कमियां छुपा सकते हैं, पर झांसी में जो अस्पताल में 10 से ज्यादा बच्चे, नन्हे शिशु जो जलकर मर गए, उनके लिए सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। 7,000 करोड़ ये अपनी कमियां छुपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर कर सकते हैं, पर 4 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद इनके खाली पड़े हैं,
उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं। 7,000 करोड़ आपका टैक्स का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा, बट आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। साथियों, पिछले 10 सालों में 10 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। 7,000 करोड़ रुपए खर्च तो दिए अपने एडवर्टाइजमेंट में, परंतु अगर उसमें से कुछ पैसे अपने बच्चों के एग्जामिनेशन में लगा देते तो शायद आज यहाँ पे काफी सारे बच्चे वो एग्जामिनेशन पास कर सरकारी नौकरियों में लगे होते। साथियों, ये 7,000 करोड़ का कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बीजेपी पिछले 10 सालों में न या हमारी माताओं, हमारी बहनों को सुरक्षित रख पाई, न ही हमारे युवाओं को नौकरी दे पाई, और न ही हमारे लोगों के बच्चों को शिक्षा दे पाई। साथियों, आप लोगों को भाजपा की सरकार और उनके नेताओं की असलियत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के आम चुनाव सर पर है और ये लोग फिर से आप लोगों के बीच में झूठे मूठे वादे लेकर आएंगे, फर्जी मैनिफेस्टो दिखाएंगे और आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आपको यूं ही आंख मीच कर इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 7,000 करोड़ सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। साथियों, पिछले 10 साल का हिसाब अब हम इस विधानसभा में इनसे मांगने वाले हैं। पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार की हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भी भाजपा की यूपी की सरकार अव्वल नंबर पे रही हत्याओं के मामले में। पिछले 10 सालों में यहां पर पूरे देश भर में यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट होती रही और यहां पर भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे। यहाँ पर कानून का राज का ढिंढोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध, साथियों, हर साल 3,000 से ज्यादा हत्याएं होती रही और 65,000 से ज्यादा हमारे माताएं बहनों के खिलाफ अपराध होते रहे। और यहाँ पर पुलिस हम आप सबकी शक्ल देखती रह गई। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले में हर साल 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग के केस दर्ज करती है। अब ये मैं अपने आप से आंकड़े नहीं बना रहा, ये सरकार की NCRB का डेटा है। साथियों, क्या ऐसी कोई सरकार को आप देना चाहोगे जिनके यहाँ नाक के नीचे रिकॉर्ड दर हत्याएं होती रही, 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग और रैकेटियरिंग के केस? साथियों, ये तो वो है जो दर्ज हो पाए। और आप सब जानते हैं कि पुलिस कितना कोशिश करती है सरकार के दबाव में आके कि आप लोगों की FIR ना दर्ज हो सके। साथियों, आप इन आंकड़ों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक आंकड़े के पीछे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ तो किसी की पिता या दोस्त का चेहरा होगा। साथियों, मैं सरकार आपके अपने आप को इनकाउंटर की सरकार या बाबा की सरकार पे बताती है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी
ये वही समय है, 5 साल में हर बार एक बार आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको फिर से सरकार मौका दे रही है। ये संविधान आपको मौका दे रहा है कि इस सरकार को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का इस बारी मौका मत छोड़िएगा। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इस कमल को कीचड़ से खिंचाड़ फेंक देगा। साथियों, दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा सुरक्षा के बाद आता है हमारे बच्चों की शिक्षा का। पर यहाँ पर भी भाजपा की सरकार आपको बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बताना चाहेगी कि उन्होंने किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में नए नए झंडे गाड़े, परंतु इनकी हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, पिछले 10 सालों में इन्होंने नए स्कूल तो छोड़ो, पिछले 10 सालों में 25,000 से ज्यादा यहाँ के आपके प्रदेश में स्कूल बंद करने का काम किया है। 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए, जहाँ पर हमारे जैसे बच्चों के, हमारे जैसे समाज के बच्चों के, हमारे समाज के लोग को बच्चे पढ़ने जाते हैं। बड़े लोग, घना सेठ के लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, पर आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है, मैं जानता हूं कि हमारे आधे से ज्यादा प्रदेश के लिए वही एक जगह है जहां पे शिक्षा हमारे बच्चों को मिलती है, और वो भी इस सरकार ने छीनने का काम किया। 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए। और अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे, जब ये आप लोगों के बीच में वोट मांगने आएंगे, आप इनसे पूछेंगे कि भाई तुमने 25,000 स्कूल बंद क्यों किए, तो ये पलट कर एक ही जवाब देंगे कि भाई हमारे पास शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, स्कूल में चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम कैसे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएं। परंतु साथियों, उनको पलटकर सिर्फ एक ही जवाब देना, तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना ऐड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए। साथियों, दूसरा इनको जवाब देना, जब ये बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, तो 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद जो शिक्षक के हैं वो खाली क्यों है? क्यों तुमने वो वैकेंसी खोल रखी है? अगर खोल रखी है तो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने बस भरा नहीं है। तुम जानबूझ के भर्ती नहीं करते, क्योंकि अगर भर्ती करी तो उनको जाके अपने हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए। तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए? तो साथियों, मैं फिर से कहूंगा, ये मौका मत गंवाना। मैं फिर से कहूंगा, ये मौका मत गंवाना। आदरणीय बहन जी ने सालों साल मेहनत की है, हमारे समाज को इस लायक किया कि हम इस मंच पर खड़े होकर ये भाषण दे सके, ये अपनी बातें रख सके, अपने समाज की आवाज उठा सके। तो साथियों, इस 5 साल के बाद जो हमें ये मौका मिला है, इसे गंवाना नहीं, अपना वोट जरूर डालने जाना, और इस बारी हाथी के सामने बटन दबाकर इस कमल को जड़ से उखाड़ने का काम करना। साथियों, इसी भाजपा की सरकार के चलते हमारे समाज के साथ साथ सब समाज के बच्चे जो किसी तरह पढ़ लिख कर
वर्कफोर्स में घुस भी गए तो आज हम सब जानते हैं कि उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये प्रदेश आंकड़ों को घुमाने में बहुत नंबर 1 है। अगर आप ऑफिशियल डेटा देखोगे तो ये कहेंगे कि सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। और इनके हिसाब से अगर कोई हफ्ते में एक दिन पकौड़े भी तल ले, एक दिन रेड़ी भी लगा ले, तो वो भी रोजगार में गिना जाता है। मैं अपनी माताएं बहनों से पूछना चाहूंगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकौड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें रोजगार मांग ले? बताइए साथियों, क्या ये रोजगार है? हफ्ते में एक दिन काम करना अपनी मर्जी से, अपनी मजबूरी में, क्या वो रोजगार कहलाता है? ये सरकार का नया तरीका है हमारे समाज को बेवकूफ बनाने का, हमारे समाज की आंखों में धूल झोंकने का। साथियों, हमारे समाज के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। अगर ये चाहें तो ये सारे के सारे 13 लाख सरकारी पद भरकर सर्व समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं, पर इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत नहीं है हमारे बच्चों को रोजगार देने। तो साथियों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, भाजपा की सरकार के दौरान शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई, भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए गए, तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? क्या आपके साथ गलत हुआ? क्या आपके साथ गलत हुआ? साथियों, अगर आपके साथ गलत हुआ तो इस बारी इस दर्द को अपने वोट में कन्वर्ट करके अपनी आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, अब आते हैं इनके तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, जिसमें ये कभी भी नहीं चूकते। ये कहते हैं कि एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट इनकी सेंटर स्ट्रैटेजी है। पर अगर साथियों, मैं पिछले कुछ समय की ही इनकी कमियां आप लोगों के बीच में रख दूं तो शायद इनका नंगा सच आप सबके सामने आ जाए। श्री नितिन गडकरी जी ने बयान दिया था कि 2024 तक भारत की सारी सड़कें ये अमेरिका से बेहतर बना देंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनका ऑब्सेशन कि हम अमेरिका से बेहतर हो जाए। अमेरिका की असली हकीकत हालत देखेंगे तो बोलेंगे हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत ही बेहतर है। परंतु इन्होंने तो वादा कर दिया कि हम 2024 तक इतनी पक्की सड़कें बना देंगे, गांव-गांव में सड़कें खींच देंगे कि अमेरिका पीछे छूट जाएगा। तो हकीकत सुनते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 18 दिनों में ही 84 जगहों से ज्यादा उसमें धंस गया। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। और कहते हैं, मैं तो बस कह रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, कि भाजपा के सांसद के भाई की कंपनी थी वो। अब जरा कोई सवाल उठाए इस बात पर, क्यों आप मीडिया में इस पे बात नहीं होती? क्यों कोई नहीं पूछता कि देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है? क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? पब्लिक का पैसा अब नहीं लुटा क्या? साथियों, ये आपके लिए है सवाल करना। अब आप इनसे सवाल जरूर कीजिएगा
कि कैसा बना है कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेसवे। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी सड़क 15 फीट धंस चुकी है जगह जगह पर, यह भी किसी से छिपा नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसके उद्घाटन के चंद 5 दिनों बाद ही भारी बारिश में वो भी जगह जगह से धंस गए। गंगा एक्सप्रेसवे, अप्रैल में उद्घाटन किया, जुलाई में 5 से 10 फीट जगह जगह वो भी धंस गए। और एक तरफ साथियों, असली डेवलपमेंट क्या होता है उन्हें हम जरा नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं। इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है, एक गड्ढा नहीं। इसे कहते हैं ईमानदार, वफादार और सही तरीके से अगर कोई काम करना चाहे तो मुमकिन है। फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। सही मायने से अगर शिद्दत हो तो नोएडा आगरा एक्सप्रेस से जाके दिखाएं इन्हें कोई। उसी पे तो चलते हैं, उसी से तो चलते हैं, दिल्ली आते हैं। उन्हें क्या पता कि वो बनाया भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इनके यहाँ पर दूसरों के काम का क्रेडिट लेना कोई नया पुराना काम नहीं। ये लोगों के पास ये पुरानी इनकी स्ट्रैटेजी है, दूसरे काम करें, अपना जाके झंडा गाड़ दे और फीता काट दे। साथियों, तो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, आपका पैसा सड़कों में लगा के उसे धंसा दिया, सरकारी अस्पताल जला दिए। ये तो है डबल इंजन की सरकार के काम। साथियों, ये तब हाल है जब सेंटर में भी भाजपा और यहां आपके प्रदेश में भी भाजपा। अब आप बताइए, इससे ज्यादा तेल पीने वाला इंजन कहां मिलेगा? इससे बेकार माइलेज देने वाला इंजन कहां मिलेगा? साथियों, इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार लाएंगे और आपके सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे, आपके लिए महंगाई खत्म कर देंगे। 2014 में भाजपा की सत्ता में आने से पहले उन्होंने नारा दिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ? ये वादा हमारे सबके जहन में भर दिया। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है, सड़क भूल गए क्या? या वो सड़क ढह गई जिसपे तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा गन्ने के स्टैंड के बाहर जाके खड़े होके बोलते हैं, अम्मा मैंने तेल तो भरवा लिया है, घर पे लोग आए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कैन से ही निकाल लूंगा, गाड़ी के पेट्रोल के टैंक से ही निकाल लूंगा। ये तो हाल है इनका। साथियों, तीसरा बड़ा महंगाई का मुद्दा इन्होंने बहुत ज्यादा जोर शोर से पीट के बोला कि डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, 60 रुपए का डॉलर है। मंच के ऊपर जाके इन्होंने वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा
जहां पर बोला कि अरे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इन्होंने रुपया डुबोया क्योंकि करप्शन है, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभली। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आज रुपये का भाव क्या है, सब बताइए। क्या है आज रुपये का भाव? 98। जब तक आपने 98 बोला वो 100 पार कर चुका होगा। परंतु इनके कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर जब इनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपका डॉलर 100 रुपए पार करता दिख रहा है, तो बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नंबर, 100 रुपया एक नंबर ही तो है। तो भाई आज से 16 साल पहले जब आप ही की पार्टी 60 रुपए के लिए इतना ढंडोरा पीट रही थी, तब इट वॉज नॉट जस्ट अ नंबर। तब तो आपको अर्थव्यवस्था याद आ रही थी। अब आपकी अर्थव्यवस्था किधर है? अब आपका फॉरेन पॉलिसी, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन किधर है? इन सब का सवाल आप लोगों को पूछना है। साथियों, मैं और वक्त अगर इन पे जाया करूंगा तो शायद नाज निकल जाए, परंतु यहाँ पर आदरणीय बहन जी का संदेश लेके आया हूँ, तो उनके मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। इनकी नाकामियां, इनकी कमजोरियां, इनकी गलतियों को तो हम भुगत ही रहे हैं, दिन रात भुगतते हैं, परंतु जो आदरणीय बहन जी ने किया वो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। साथियों, बहन जी के काम पे आने से पहले, क्योंकि विधानसभा का आम चुनाव है, तो सपा और कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में घूमने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों के बीच में आके आपको लुभाने का काम करेंगे। परंतु ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदरणीय बहन जी आप सबको इनके बारे में आगाह करती आई है। साथियों, जो नीतियां, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। ये आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया, तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले आदरणीय बहन जी ने
ट्वीट कर कर कहा कि हालात को देखकर जैसे क्रिकेट बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर कभी कुछ बदल जाता है। साथियों, अगर आप उनका 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद रख करें तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज्यादा दंगे हुए और 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए गए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, वो 2012 में आते ही अखिलेश जी की सरकार ने एक एक कर सारे नाम मिटाने का काम किया। काशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया, महामाया नगर को वापस हाथरस कर दिया, रामाबाई नगर को वापस कानपुर देहात बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को वापस गोरखगंज कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को वापस अमरोहा बना दिया और पंचशील नगर को वापस हापुड़ कर दिया। साथियों, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इन सभी महापुरुषों के नामों से हमारा इतिहास जुड़ा है। हमारे महापुरुषों के नाम पे रखे गए ये महानगर, इन महानगरों के नाम लेकर हमारे बच्चे अपना इतिहास याद करते, वो गर्व महसूस करते कि हमारे महान संतों गुरुओं ने भी काम किया, उनके नाम पे भी महानगर है। परंतु इनका असली चेहरा आप लोगों के सामने आ गया था जब इन्होंने सत्ता में अपना कदम रखा। इन्होंने वो सारे नाम बदल के वापस वही कर दिए, हमारे महापुरुषों का आदर सम्मान नहीं किया। एक तरफ तो पीडीए करते हैं, हम जब सरकार से बाहर हो गए और वापस आना चाहते हैं, और जब सरकार में थे तो हमारे महान संतों गुरुओं का आदर सम्मान न कर पाए। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और सपा जो गरीबी विरोधी नीतियों पर चल रही है, और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बसपा की सरकार के दौरान आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फुले शिक्षा बालिका योजना चलाई थी। इसके तहत आदरणीय बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था, और इस सब को करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 600 करोड़ से ज्यादा लागत लगाकर इन बच्चों को अपने पैर पर खड़ा करने का काम किया। साथियों, अगर जिसके दिल में अपने बच्चों को, अपने समाज को, सर्व समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने की इच्छा हो तो उसके लिए पैसों की कमी नहीं होती। हमारे समाज के लोग, भारत के उत्तर प्रदेश के लोग इतना टैक्स का पैसा जमा कर सकते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे गरीबी जो रेखा से नीचे हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा हो सकता है। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। ये सब साथियों, सब समाज के गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आदरणीय बहन जी ने काम किया, और ये सिर्फ 5 साल की सरकार में हुआ। इतिहास में पहली बार बहन जी ने सरकारी हॉस्टल्स में ओबीसी समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम सुरक्षित किया। आदरणीय बहन जी ने
बीएसपी की सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती करने के लिए 3-3 एकड़ के पट्टे, उन्होंने सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे लाखों लोगों को अपना जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए उनके नाम पर किया, ताकि वो अपनी जमीन के खुद मालिक बन सके और अपनी जमीन पर खुद फार्मिंग करके अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों का विकासकरण, जिसके तहत SC, ST और पिछड़े जातियों के गांवों को पक्की सड़कें, साफ पानी, बिजली, प्राइमरी स्कूल्स और मेडिकल क्लिनिक्स की सुविधा देने का काम किया। साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि सोचकर कभी कभार हैरानी होती है कि ये इतना सारा काम कोई कैसे 5 साल में कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर आपके समाज के लिए, आपके लोगों के लिए, अगर आपके दिल में सच्ची और ईमानदारी से करने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, तो हर काम मुमकिन है। जैसे आदरणीय बहन जी ने अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान ही 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 30 लाख से अधिक सब समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरी देने का काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथ ही आदरणीय बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए और किसानों को मुफ्त में बोरिंग और बिजली का सस्ते में कनेक्शन करके उन सबको खेती बाड़ी करने के लिए आगे बढ़ाया। साथियों, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि भाजपा की सरकार के दौरान चलते हुए हमारे किसान भाइयों का कई सौ करोड़ रुपया आज भी सरकार पे बकाया है, उन्हें वो पैसा उनकी मेहनत का भी देना बाकी है। परंतु आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हमारे किसान भाइयों का हिसाब सबसे पहले क्लियर किया जाता था, उनको कभी भी अपनी मेहनत की कमाई के पैसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। साथियों, बीएसपी यूं ही अपने आप को सर्जन हिताय विसर्जन सुखाय की नीति पे चलने के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं कहती। उन्होंने हमारी पार्टी ने 4 बार के अपने शासनकाल में ये सब कार्य करके दिखाए। और रही बात सर समाज को जोड़ने की, तो साथियों मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीएसपी यूं ही अपने आप को सब समाज की पार्टी नहीं कहती। आप उस विचारधारा पर, हम उस विचारधारा पर अमल भी करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही श्री उमाशंकर जी, कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। वे बीएसपी के विधायक रहे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के छोटे भाई भी थे और एक सच्चे क्षत्रिय भी थे। उन्होंने जीवन के आखिरी समय तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किलें आई, सपा की सरकार में और भाजपा की सरकार में उन्हें बहुत परेशान किया गया, झूठे मुकदमे लगाए गए, लेकिन वह चट्टान की तरह आदरणीय बहन जी के साथ खड़े रहे। असली ठाकुर थे वो। बाकी मौकों पर कौन कितना पाला बदलता है ये हमारे यूपी के लोग बखूबी जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के इसी तरह राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हैं, जो हर मुश्किल में हालात में
वो भी बहन जी के साथ खड़े रहे। वो कभी भी छोटे लालच में आकर, चाहे कितना भी बुरा समय रहा, उन्होंने कभी भी पार्टी को धोखा नहीं दिया। उनकी तरह ही आज मंच पर मौजूद हम सबके बीच में मुमताज अली जी भी हैं, जिन्होंने इतने सालों तक पार्टी को पूरी दिन रात मेहनत कर अपना पूरा दिन रात मेहनत कर तपस्या कर अच्छे बुरे समय में कभी भी पार्टी और आदरणीय बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। पाल समाज से चाहे वो लोग रहे, हर समाज के लोग बसपा के समर्पित सिपाही हैं। हर वर्ग, हर समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि बहन जी ने हमेशा सर्व समाज के हितों के व सर्व समाज के सुखों का हमेशा ध्यान रखा है। आप प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर आप ये पूछ सकते हैं किसी भी महिला से, किसी भी शख्स से कि आदरणीय बहन जी के शासनकाल में क्या आप सुरक्षित थे, तो वो आपको पलट कर एक ही जवाब देंगे कि हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित आदरणीय बहन जी के शासनकाल में ही महसूस होता था। साथियों, इसी क्रम में आप लोगों के बीच में मौजूद डॉक्टर अवनीश शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। पिछली बारी भी वे बसपा से प्रत्याशी थे, इस बारी भी वे बहन जी के सच्चे सिपाही बनकर यहाँ आप लोगों के बीच में खड़े हैं। साथियों, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप डॉक्टर अवनीश शर्मा जी का पूरा साथ देकर उनके हाथ मजबूत करें और उन्हें जिताकर लखनऊ भेजने का काम करें, ताकि वो फिर आपकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सके। साथियों, यही नीतियां हैं बसपा की, लेकिन पार्टी के जो दल बदलने वाले, जो बार समय पर समय को देखकर दल बदल देते हैं, उन लोगों से आप लोगों को हमेशा सतर्क रहना होगा और अपनी ही पार्टी के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जिताकर लखनऊ भेजने का काम करना होगा। साथियों, अब मैं आप लोगों से सिर्फ 5 मिनट लूंगा, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारी यंग जनरेशन, टेक्निकली मैं भी उसी जनरेशन से हूं, उन्होंने खूब आंदोलन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें इस्तीफा देना होगा। हमारी जनरेशन को जो हमेशा सब लोग बोलते हैं कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट और ट्विटर की ही जनरेशन है, वो कभी सड़क पे नहीं उतर सकती, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पर मौजूद काफी बच्चे हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, उन्होंने पहली बार जवाब दिया और सड़क पे उतर के अपनी बात को, अपने दुख दर्द को जायज किया, एहसास दिलाया सरकार को कि उनके साथ गलत हो रहा है। परंतु साथियों, जिस चीज के लिए आप सड़क पर उतरे, उससे शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, परंतु बदले में आपको कौन मिला? बदले में आपको एक ऐसा मंत्री मिल गया, उसकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। प्लीज समझो, उसकी एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी ऐसा शख्स है जिसने एक महिला के बलात्कारियों को उनकी रिहाई पर कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसी मानसिकता रखने वाले आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। साथियों, उस आंदोलन के जितने भी लीडर्स थे, मैं उनको कुछ गलत नहीं कहता, परंतु डायलॉग बाजी से सरकार नहीं बदलती। ये कहने से कि
झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। इन सब से सरकार झुकती नहीं है। उसने तो एक प्यादा बदला और दूसरा खड़ा कर दिया। ना नीति बदली, ना असर बदला, ना प्रोसेस बदला, ना आपके नीट के पेपर बदले। आपका भविष्य आज भी वैसा ही है। साथियों, अगर आपको सही मायने में अगर आपको अपनी व्यवस्था ठीक करनी है, अपना भविष्य ठीक करना है, तो मान्यवर साहब आपको कहकर गए, आदरणीय बहन जी आप लोगों को समझा के थक गए कि सत्ता बदलनी होगी, सत्ता में बैठे लोग बदलने होंगे, आपको खुद शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आपसे ज्यादा बेहतर आपके लिए कोई और नहीं सोच सकता। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लड़ना अच्छी बात है, अपना दुख जायज करना अच्छी बात है, परंतु उसके लिए एक्शन, सही एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। सही एक्शन है सही नेता चुनना, सही पॉलिटिकल पार्टी चुनना जो आपके अधिकारों के लिए लड़े, जो आपके भविष्य के लिए लड़े, आपके बच्चों के लिए लड़े, आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए लड़े। साथियों, उनके कामों को देखकर उन्हें वोट दो, उनके वादों पर नहीं, मैनिफेस्टो पर नहीं, छोटे लालचों पर नहीं कि 2000 रुपए 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ले लो, मुफ्त में राशन ले लो। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आप सबको अगर अपना भविष्य खुद सुधारना है तो अपनी राजनीतिक ताकत आपको खुद बनना होगा, अपनी पार्टी को खुद चुनना होगा, अपनी आदरणीय बहन जी के कामों पर समझो और वोट देकर उन्हें दोबारा सत्ता में लाओ, ताकि वो आपके भविष्य के लिए काम कर सके। साथियों, इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चालू किया है, 2 मिनट और, कि इन्होंने अब ये चालू किया कि जो यंग जनरेशन है उनके पास रोजगार नहीं, उनके पेपर लीक, उनके पास काम धंधा नहीं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको आपस में उलझाने के लिए, लड़ाने के लिए क्या नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए। तो उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। तो उन्होंने तो गरीबी हटाओ मंत्रा बना लिया है। आरक्षण का सही मायने में एक समता मूलक समाज बनाने का काम है, ना कि गरीबी हटाने का काम है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे सभी युवा को आरक्षण चलता कैसे? आप एक बात बताओ कि जब आज से 20 साल पहले आपके जो माँ बाप हैं, 25 साल पहले जो आपके बड़े भाई बहन हैं, वो वर्कफोर्स में आ रहे थे, तब स्कूल में, कॉलेजेस में कितनी सीटें थी? हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं कि 100 सीटें थी, आपको समझाने के लिए। तब पढ़ने वाले बच्चे से 100 ही थी, उसमें से 20% को आरक्षण देना था। तो जो बच्चे कमजोर थे, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, जिनके पास सही सुविधा नहीं थी, उनको भी वो सीटें मिल गई ताकि वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। परंतु पिछले 20-25 सालों में क्या हुआ कि वो जो 100 सीटें थी वो घटकर आज 50 रह गई, क्योंकि इन्होंने स्कूलों को बंद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो 100 से बढ़कर आज 200 हो गए। तो फिर सबके हिस्से में आएगा क्या? भाई आरक्षण तो 20% ही है। अब वो 50% सीटें, जो 50 सीटें रह गए, अब उस पर 20% कटेगा, और
जो पहले 100 लोगों में बंटना था अब 200 लोगों में बटेगा। और फिर ये लोग कहेंगे कि देखो आरक्षण की गलती है, इसलिए तुम्हारे समाज के आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आरक्षण की वजह से जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे या आरक्षण की वजह से आपकी सीटों का छीना जा रहा है। साथियों, ये नया प्रोपेगेंडा है। अगर ये लोग स्कूलों में सीटें बढ़ा दे, अगर ये रोजगार दे दे, तो आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण कमजोर समाज से आने वाले बच्चों को एक बराबरी का मौका देने के लिए एक व्यवस्था तय करी थी आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, ना कि गरीबी हटाओ योजना बनाई थी। ये लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, तो आप इन लोगों से सतर्क रहना। ये आरक्षण हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ के चक्कर में मत पड़ना। इनसे सीधा सवाल करो कि तुमने पिछले 15 सालों में कितने स्कूल खोले, तुमने पिछले 10 सालों में कितने कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई, कितनी जॉब एम्प्लॉयमेंट दिया, कितने लोगों का रोजगार बढ़ाया। आप मुझे बस उसका हिसाब दे दो, मुझे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। साथियों, ये प्रोपेगेंडा से ध्यान रखना, संभल के रहना। ये लोग आप लोगों को फिर से आपस में झगड़ने के लिए एक नया मुद्दा छोड़ के जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने इतने धैर्य से मेरी बातें सुनी, आदरणीय बहन जी के आप लोगों ने मुद्दे, उनकी काम को सुना। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी गर्मी में इतनी देर तक हमारे प्रत्याशी जो आपकी सदाबाद सीट से लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में दिन रात मेहनत कर, आप लोगों की समस्याएं सुनकर, आपके हकों की आवाजों को विधानसभा में उठाने का जो काम करने वाले हैं डॉक्टर साहब श्री अमरीश शर्मा जी को आप लोग इस विधानसभा चुनाव में हाथी के बटन के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताकर लखनऊ भेजने का जरूर काम करें। साथियों, इस बार वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को। इस बार वोट हमारे हाथी को, अपने पुराने साथी को। साथियों, आप सभी का तहे दिल से आदर सम्मान करते हुए मेरे जितने भी बड़े भाई, मेरे बड़ी बहनें, हमारे माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण, आपके पार्टी के घोषित किए गए प्रत्याशी, हमारे यहाँ मीडिया बंधु, हमारे संगीतकार जिन्होंने हमारी सभा को सबको एंटरटेन रखा, हमारे बीबीएफ के जवान समाज साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत। सभी से करबद्ध निवेदन है, केवल 2 मिनट अपने भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी दे दें। सर्वप्रथम संविधान के रचयिता, महामानव कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन वंदन करते हुए